एंडोमेट्रियोसिस, अ पेनफुल पीरियड डिसऑर्डर जो अफेक्ट कर रहा है 25 मिलियन women in India and 190 million women worldwide. So what you need to know? I am Dr. Nitika Sopti, a practicing obstetrician gynecologist, and I'll let you know what is the incidence, what are the causes, क्या उसके symptoms हैं, क्या उसकी management है, किस तरह आपको अपने माइंड से और डॉक्टर की हेल्प से इस डिज़ीज़ को टैकल करना है. सो एंडोमेट्रियोसिस अगर हम बात करें, व्हाट इज़ इट? द लाइनिंग विच इज़ नॉर्मली द कैविटी ऑफ द यूट्रस इज़ लाइंड बाय सेल्स जो एवरी मंथ शेड होते हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं. एंड दैट एंडोमेट्रियम इफ़ इट इज़ प्रेजेंट एक्स्ट्रा यूट्राइन, अलग अलग साइट्स हैं और उसके हिसाब से हमारे इस एंडोमेट्रियोसिस की डिज़ीज़ की सिवियरिटी होती है. इन्वॉल्व कितने पेल्विक स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी स्टेजिंग क्या है और हमारा मैनेजमेंट प्लान क्या है. सो ये एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन ऑफ द लाइनिंग इज़ नोन एज एंडोमेट्रियोसिस. इट डजेंट मैटर टू यू कि वो कहाँ है, क्या है. व्हाट मैटर्स टू यू इज़ कि आपकी लाइफ में इसका क्या इफ़ेक्ट है, आपके सिम्टम्स कैसे हैं और आपको क्या क्या चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है ताकि यू हैव अ हेल्दी not just physical quality of life but also you have a good reproductive health. एक्चुअली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर हम बात करें तो इसका इंसिडेंस अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने 2 to 10% दिया है, पर WHO ने ओवर 10% का इसका इंसिडेंस दिया है. और इंडिया में हमने जितना भी स्टडीज़ किया रिसेंटली उसमें बताया गया कि 25 to 40% ऑफ विमेन do have endometriosis, especially if they are actually fighting for infertility. So infertility के causes में अगर हम देखें तो around 40% of women जो infertility से आज लड़ रहे हैं, जिनको infertility की प्रॉब्लम है, they are probably suffering from endometriosis. And कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ ये endometriosis है? It may be present in the ovaries, so ovary में वो cyst बनते हैं. It may be present in the tubes, तो इसीलिए tubes blocked होती हैं. It can also be present in the space between the bladder and the uterus, and it can be present in the space between the bladder and the rectum. तो वो जो पूरा reproductive area हमारा है वहाँ कहीं कहीं भी हो सकता है. And it can also be present on the pelvic cavity. वो जो लाइनिंग है हमारी पेल्विक कैविटी की उसमें भी ये डिपॉजिट्स प्रेजेंट होते हैं और इसलिए ये सिम्टम कॉज करते हैं. कौन सा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ पेन. बट लेट मी टेल यू 20 to 25% ऑफ पेशेंट्स कैन बी जस्ट एसिम्टोमेटिक. उनको कोई सिम्टम नहीं होगा. एंड पेन इज़ नॉट डिपेंडिंग कि कितनी सिवियरिटी है डिजीज़ की. पेन कैन बी डल कॉन्स्टेंट एंड पेन कैन ऑल्सो बी कमिंग स्पोरेडिकली, जो कुछ फ्यू मिनट से कुछ फ्यू आवर्स तक लास्ट कर सकती है. और ये पेन ऐसी भी हो सकती है दैट इट कैन हर्ट यू एवरी डे. सो ये पेन का जो कैरेक्टर है दिस कैन बी वेरी वेरिड. एंड जिस तरह से उसका कैरेक्टर है उसके हिसाब से वील हैव टू टेक अ कॉल वेदर यू नीड विटामिन, वेदर यू नीड मेडिकेशन, वेदर यू नीड सर्जिकल एक्सिजन ऑल्सो. सो वेरी इंपॉर्टेंटली ये मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट सिम्टम है पेन. अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ abnormal menstrual flow. You know, I had a patient and वो patient मुझे कहती थी कि मैम it seems that I am trapped into my body इन टाइम में जब उसको menstruation हो रही है. So it can be that excruciating. This pain and abnormal flow इतना आपको परेशान कर सकता है, यहाँ तक कि कई कई लोगों को तो हमें antidepressants भी देने पड़ते हैं. So don't think you are alone in this fight. We are all there to help you and support you. So abnormal menstrual flow भी जो है वो around 15 to 20% patients में होता है and that's a big number क्योंकि वो hormonal imbalance is also one of the reasons जिसकी वजह से ये endometriosis होता है. कहा जाता है इसकी theories में कि endometriosis is due to probably reverse menstruation, but these are all theories. It's a very very unpredictable disease. सो इसीलिए जो डिज़ीज़ अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि उसकी इटियोलॉजी और कॉज अनप्रिडिक्टेबल हैं, इसीलिए उसकी प्रेजेंटेशन सिम्टम्स भी थोड़े से वेरिड हैं और इसीलिए ट्रीटमेंट प्लान भी बहुत इंडिविजुअलाइज्ड है. हर एक पेशेंट का उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट आपके साथ मिलकर डिसाइड करते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको abnormal menstrual flow. थर्ड इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल डिफिकेशन एंड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंटली ये दो चीज़ें जो हैं हम बार बार उसको इन्फेक्शन से या GI सिम्टम से कोरिलेट कर देते हैं और भूल ही जाते हैं कि कभी एंडोमेट्रियोसिस से भी ये हो सकते हैं. और GI अपसेट होना, नोज़िया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, सो यू नो एवरीथिंग
सो कोई भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर हमें ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हमें डेफिनेटली अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके एक क्लैरिफिकेशन कर लेनी चाहिए कि कहीं बाय चांस हमें कोई एंडोमेट्रियोसिस जैसा डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये कैसे डायग्नोज करा जाए? ये डायग्नोज करने के लिए सोनोग्राम, अल्ट्रासाउंड जिसको हम कहते हैं, MRI स्कैन्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है। और अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो हमें पढ़ाया जाता था डायग्नोसिस के लिए है कि जब हम देखें आँख से कि ये एंडोमेट्रियोसिस है, ये टिश्यू जो यूट्रस की कैविटी को लाइन कर रहा था, अब ये टिश्यू अब नॉर्मल एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट्स पे हम अपने आँख से देखें जो हम लैप्रोस्कोपी से देखते हैं। बट वी डोंट प्रेफर टू डू अ सर्जरी till it is absolutely necessary, and we take a call depending on your need, on your symptoms and on your findings जो हमें इन स्कैन्स में मिलती हैं। अब क्या हम ट्रीटमेंट प्लान बनाएं आपका? पहला इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट प्लान जो है, इट कैन बी जस्ट वॉचफुल वेटिंग, कि हम वेट करें, आपको देखें आपके लाइफस्टाइल से आप इन सिम्टम्स को टैकल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको हम मेडिकेशन दे सकते हैं पेन के लिए, एंड दे आर ऑल सेफ मेडिकेशंस विच वी गिव यू। ये मेडिकेशंस आपको हेल्प करते हैं, बट साथ साथ बहुत सारी पेन रिलीविंग मेजर्स भी आपको यूज़ करने हैं, जैसे रेस्ट, रिलैक्स एंड मेडिटेट, बिकॉज पेन का भी एक पाथवे है। अगर हम बार बार यही सोचते जाएंगे कि मुझे बहुत पेन होना है अगले पीरियड में, तो वो हम इंटेंसिफाई कर देते हैं। तो ये हम मेडिकेशन के साथ थोड़ा सा माइंड मैनेजमेंट भी आपको कहते हैं ज़रूर करिए। वार्म बाथ्स, इमर्शन, वाटर इमर्शन टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेन्स को रिलीव करने में। टेंस मशीन भी एक आती है जो पेन को हेल्प करती है। ऑफ कोर्स अगर हमारी सिवियरिटी ज़्यादा है, हमारी सिवियरिटी नहीं भी है बट हमारे को सिम्टम बहुत ज़्यादा है पेन का, और उसमें हमें अल्ट्रासाउंड में कोई ऐसा सिस्ट या कोई ऐसा अबनॉर्मल फाइंडिंग, वो स्कार टिश्यू अगर दिखाई दे रहा है, तो हमें आपको सर्जिकल ऑप्शन के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो ये इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट यू नीड टू नो in our management is कि pain we have settled, either we are settling it with medication, with lifestyle management, but we are also settling it by excision of the scar tissue, and that we excise using a laparoscope। और वो laparoscope is a thin tube जो हम आपके abdomen से through a 5 mm incision अंदर डाल, which is a very minimal cut which we give on your abdomen। तो ऐसे 2-3 कट से हम अंदर जाते हैं, we see the organs, we excise the scar tissue, and उसके बाद भी we need to give you medication। और वो medication जो हमें आपको देनी है, that is hormonal medication। So we talked about pain medication, we talked about surgery options in terms of excision जो scar tissue का हम करते हैं, followed by hormonal medication। Why? Because 25 to 30% chance of recurrence of symptoms if we don't give you medication after surgery। इतना important है समझना हमें इस unpredictable disease के बारे में, क्योंकि इसका recurrence rate is very very high। यहाँ तक कि जब infertility की evaluation हो रही थी तो उसके कॉजेज़ में समझा गया कि या तो एग रिलीज़ करने में भी एक प्रॉब्लम है, और दूसरा जो ट्यूब अगर वो नॉर्मली खुली भी है तो भी वो ओवम पिकअप करने में भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सर्जिकल ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ़ वी आर डीलिंग विद इनफर्टिलिटी। सो ये सब चीज़ें हमें ज़रूर करनी हैं। हार्मोनल मेडिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो बहुत सेफ़ हैं और अवेलेबल हैं। नॉर्मली वो वही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं विच वी गिव यू फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, बट दिस ऑल्सो हेल्प्स अस इन कंट्रोलिंग एंडोमेट्रियोसिस। एंड और भी सेफर मेडिकेशंस हैं, और भी माइल्डर मेडिकेशंस हैं with names available जो हम as a gynecologist आपको prescribe करते हैं depending upon your age, depending upon whether you want to plan a pregnancy or not, depending upon one more thing that are you nearing menopause। अगर आपने बहुत टाइम सफ़र किया है, you felt trapped in your own body because of this problem, then do you want to get over it? So ये सब चीज़ों को देखते हुए हम आपको कभी कभी radical treatment भी प्रिस्क्राइब करते हैं। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ द यूट्रस ट्यूब्स इन ओवरीज, स्पेशली इफ़ यू आर इन दैट एज ग्रुप कि आपका मेनोपॉज आने वाला है। अब आप एक सवाल पूछेंगे, क्या ये नेचुरली ट्रीट नहीं हो सकता? हम बिना किसी चीज़ के इसको ठीक कर सकते हैं? नेचुरली ये मेनोपॉज में ट्रीट होता है, क्योंकि इसकी जो एज ग्रुप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ 30 to 40 ईयर्स जब ये डिटेक्ट होता है।
नॉट जब ये आता है, प्रॉबली अडोलेसेंट से ही आपको होगा, आपको पेनफुल पीरियड्स होते हैं, किसी ने इवैल्यूएट नहीं किया होता। वी डिड अ स्टडी जिसमें पता लगा कि 7 years लग जाते हैं ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज फॉर अस टू कम टू अ डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, बिकॉज डिस्मेनोरिया पेनफुल पीरियड्स के साथ ये बहुत कन्फ्यूज़ होता है। तो इसलिए ये मेनोपॉज में धीरे धीरे सेटल हो जाता है। बट आई हैव सीन मैनी मेनोपॉजल वुमेन ऑल्सो जिनको एक सिस्ट रहा है ओवरी में जो पता नहीं लगा एंड वो रप्चर हो गया और हमें इमरजेंसी में उनकी सर्जरीज करनी पड़ी हों। एंड देर आर सो मेनी पेशेंट्स, वन आई स्टिल रिमेंबर, शी वॉज अ 16-year-old गर्ल हु केम टू मी। उसका एक बहुत बड़ा ओवरी में सिस्ट था अबाउट 12 सेंटीमीटर्स का, जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट था, क्योंकि वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग उसकी ओवरी में थी। और जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो अगर कैविटी में होती है तो वो बाहर पीरियड के फॉर्म में आती है, बट अगर ओवरी में होती है तो वहाँ वो ब्लड कलेक्टेड सिस्ट बनाती है। सो आई रिमूव्ड वंस, देन आई रिमूव्ड अनदर वन आफ्टर 3 years। उसके बाद थर्ड टाइम हमें सिर्फ नीडलिंग करी और उसको मेडिकेशन पे डाला, ताकि अब शी इज़ गेटिंग मैरिड आफ्टर 8 years। अभी तक मैं उसको हार्मोनल मेडिकेशन दे रही हूँ, एंड इनफैक्ट शी इज़ ड्यू टू गेट मैरिड टुमारो ओनली। एंड आई एम सो हैप्पी दैट 2 सर्जरीज़ के बाद हम इतने बड़े बड़े सिस्ट उसके दोबारा कंट्रोल कर पाए। एंड आई हैव जस्ट गिवन अ वन एडवाइस दैट नाउ यू आर नियरिंग 30, प्लीज़ गो गेट मैरिड, enjoy life and plan immediately। And this is the advice that I want that all of you young or in your reproductive age group जो सुन रहे हैं, this is a lifelong disease, it needs management by your mind, by your social interactions, by doctor, तो इसलिए by your gynecologist। So इसलिए be very sure, just understand the pathology, understand the functioning of your reproductive organs, and definitely treatment is available। थोड़ा long है, थोड़ा persisting है, but manage सब कुछ हो जाता है। So take care and don't get worried if somebody tells you that you have endometriosis।